सुबह मेरी आंख खुली और मेरी बॉडी में 9 पैक एब्स थे। मैं बस सोया और सुपर हीरो बनकर उठा। मेरी छोटी बहन तक मुझे देखकर शर्मा गई। मुझे एक अजीब सी ताकत मिली है, एक ऐसी शक्ति जो मुझे सपनों में और भी ताकतवर बना देती है। हर बार जब मैं सपनों में जाता हूँ वहाँ मैं ज़ॉम्बी से लड़ता हूँ और जैसे ही मैं उन्हें हराता हूँ मुझे उनकी सारी यादें और ताकत मिल जाती है, वो भी उस समय की जब वे इंसान थे। लेकिन ये सब आज की बात है। बस एक दिन पहले तक मैं एक ऐसा लड़का था जिसका वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू केवल 0.7 था, जबकि मेरी बहन जो कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाती है उसकी वैल्यू 0.8 थी। मेरे टीचर ने मुझे होपलेस घोषित कर दिया था और कहा था कि मैं कभी 4 डिश वाला खाना नहीं खा पाऊंगा। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ मार्शल पावर को पूजा जाता है। 100 साल पहले पृथ्वी पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया था और इंसानी हथियार उनके खिलाफ बेअसर हो गए थे। फिर इंसानों ने स्पेशल एबिलिटीज विकसित की और शुरू हुआ मार्शल आर्ट्स का युग। वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू इस दुनिया में चक्र की तरह है जो शरीर की अंदरूनी ताकत को दर्शाता है। मेरी मार्शल आर्टिस्ट क्लास से ग्रेजुएशन सुनिश्चित करने के लिए मेरे पिता ने दिन में 5 काम किए ताकि मुझे 2 बोतल वाइटैलिटी बूस्ट पाउडर दिला सके। लेकिन मुझे पता था ये बेकार है। मैं अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए हर रोज अपने कमरे में नेशनल बेसिक बॉडी कंडीशनिंग रूटीन करता। बहुत मुश्किल से मैंने 3 राउंड पूरे किए और थककर बेहोश हो गया। अगली ही पल मैं फिर से अपने उसी ड्रीम वर्ल्ड में था। मैंने खुद को चुटकी काटी। लगता है नींद बहुत गहरी थी। ये मेरी 100 एक्वी बार थी उस सपने में। तभी एक ज़ॉम्बी बुलेट प्रूफ जैकेट में मुझ पर झपटा। फिर से तू कब तक पीछा करेगा, मैं चिल्लाया। उसके सड़े दांत और बदबू से मेरी रूह कांप गई। मैंने गुस्से में उसे एक जोरदार किक मारी और वो 2 मीटर दूर जा गिरा। फिर एक भारी पत्थर उठाकर उसके सिर पर 99 बार मारा। आखिरकार उसका दिमाग बिखर गया और वो शांत हुआ। मुझे समझ में आया कि ज़ॉम्बीज़ की कमजोरी उनका सिर है। उसे नुकसान पहुंचाओ और वो खत्म। तभी एक स्मोक मुझ पर चढ़ाई। ये क्या है? मेरा सिर फट रहा है। फिर एक सोल्जर की यादें मेरे दिमाग में भर गई। बॉडी रिफाइनिंग ब्रीदिंग टेक्निक, पावरफुल बीस्ट्स, कॉम्बैट स्किल्स। वो आदमी बहुत ताकतवर था। तभी एक और ज़ॉम्बी ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मेरा शरीर खुद ही हरकत में आ गया। पकड़ा, पलटा, फेंका, ये सब बिना सोचे। क्या ये मैं हूँ? अब मेरी बॉडी में एनर्जी लगातार बह रही थी। अब साफ हो गया, ज़ॉम्बीज़ को हराकर मुझे उनकी यादें ही नहीं उनकी ताकत भी मिलती है। इतना आसान था वो अनुभव जिसे लोग जिंदगी भर की मेहनत से पाते हैं। मैं इस सोच में था कि अचानक मेरी बहन की आवाज आई, भाई खाना खा लो। मैंने खुद को आईने में देखा। मेरी बॉडी मजबूत हो गई थी, मुझे थकावट नहीं थी और मुझे वो सभी कॉम्बैट टेक्निक्स याद थी जो उस ज़ॉम्बी से मिली थी। सपने में जो हुआ था सब सच था। मेरी भूख इतनी ज्यादा थी कि पूरा परिवार चौंक गया। पापा हंसते हुए बोले, लड़कों को ताकत के लिए खाना चाहिए। मेरी बहन बोली, पापा वो 18 का हो गया है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ खाने से वाइटल एनर्जी बढ़ती है? शायद मेरा ब्लड वैल्यू सच में बढ़ गया था। रात को मैं मार्शल आर्ट्स जिम गया और स्कैन कराया। पैनल पर आया 0.96। क्या? सिर्फ 1 घंटे में 0.2 की बढ़ोतरी। मैंने आंखें बंद की और अपनी हथेलियों में शक्ति महसूस की। उस सोल्जर की सारी टेक्निक्स मेरे मन में थी। मैंने पंच मारा, डिंग, पावर लेवल 113। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो फिर से ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइजेस करने लगा, लेकिन अब मेरा शरीर खुद ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स कर रहा था, वही जो उस ज़ॉम्बी ने सीखी थी। ये मेरी बॉडी में बस चुकी थी। अब मुझे समझ में आया, ड्रीम की असली ताकत मेमोरीज नहीं टेक्निक्स है। तभी अचानक तेज भूख ने मुझे जकड़ लिया। इतनी भूख क्यों लग रही है? शायद मेरी वाइटल एनर्जी बढ़ गई थी और अब शरीर को ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। नॉर्मल खाना अब काम नहीं करेगा। मुझे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत थी, पर हम उन्हें खरीद नहीं सकते थे। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, स्कॉलरशिप। अगले दिन कॉलेज कॉम्बैट टेस्ट था। मुझे खुद को साबित करना था। सुबह मेरे दोस्त फैटी ने मुझे देखा और बोला, तू है कौन? बस कुछ दिन में इतना बदल गया। हम कॉम्बैट ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे। क्लास को पढ़ाने आया एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट, हाथ पर एक बड़ी कट का निशान। उसने हमें कुछ बेसिक कॉम्बैट बॉक्सिंग टेक्निक सिखाई, पर मुझे लगा ये सब उस ज़ॉम्बी की टेक्निक्स के सामने कुछ भी नहीं है। फिर टीचर ने किसी वॉलंटियर को बुलाया और जाहिर था कि ये मौका यान एफएआई के लिए ही था। यान एफएआई लगभग लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। उसके परिवार के पास अपनी माइनिंग कंपनी है। जब उसका डेमो खत्म हुआ, टीचर ने उसे सुधारने की कोशिश की, पर यान के मन में अहंकार था। तू बैटलफील्ड का कैनन फॉडर मुझे सिखाएगा? अब बारी थी प्रैक्टिस कॉम्बैट की। टीचर ने पूछा, कोई है जो यान एफआई से पार करना चाहता है? क्लास चुप थी। तभी मेरी नजर टीचर से मिली। वो चौंक गया। टीचर ने मुझे चुना और फैटी बोला, मना कर दे, चोट लग गई तो एग्जाम पे असर पड़ेगा। मैंने इशारे में कहा, मैं अब तैयार हूँ। टीचर हैरान था। 0.7 वाइटल एनर्जी वाला लड़का इतनी तैयारी में। स्पारिंग शुरू हुआ। यान एफआई ने मेरी तरफ पंच फेंका और बोला, तू नहीं समझता कॉम्बैट में सबसे जरूरी क्या है? गैप। पर उसकी स्पीड मुझे बहुत धीमी लगी। मैंने झुककर उसका अटैक चकमा दिया और एक जोरदार लेफ्ट हुक मारा। यान एफआई 20 मीटर दूर जा गिरा। पूरा मैदान सन्न था। टीचर को यकीन नहीं हुआ। उसने मुझे स्कैन के लिए बुलाया। रिजल्ट, वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 1.5 सिर्फ 15 दिन में 0.8 से 1.5 तक की ग्रोथ। टीचर चौंक गया। ये लड़का मॉन्स्टर है।
वो मुझे हायर क्लास में भेजना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। कोई भी टीचर मुझे ड्रीम जितनी तेजी से नहीं सिखा सकता था। टीचर ने मुझे ब्लैक गोल्ड कार्ड दिया जिसमें कुछ 100 क्रेडिट थे, पर एक शर्त थी, अगली मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कैंप में मुझे स्कूल को रिप्रेजेंट करना होगा। मैंने हामी भरी पर साफ कह दिया, क्लास में आना जरूरी नहीं है, मुझे ड्रीम में ट्रेन करना होता है। रात को मैं फिर मॉन्स्टर से ड्रीम में लड़ा, लेकिन अब ग्रोथ स्लो हो गई थी, तो मैंने उस ज़ॉम्बी की यादों के सहारे बेस 1359 खोजा। वो दीवारें 30 मीटर मोटी थी। ये कैसी लड़ाई रही होगी। कमांड टावर में एक सफेद बालों वाला ज़ॉम्बी बैठा था। उसकी आंखों से मेरी आंखें मिली और मुझे लगा मेरी आत्मा बाहर निकल गई। अब मुझे लगा जब तक ताकत नहीं है इस जगह से दूर रहना ही सही है। मैं एक डार्क रूम में गया। वहाँ एक चमकता हुआ पत्थर था। उसे छूते ही ग्रीन लाइट चमकी। एक आवाज आई, वेलकम टू एटर्नल स्काई टेक्नोलॉजीज। अब मुझे समझ आया ये जो दुनिया है वो हमारी ही अर्थ है। 10,000 साल बाद मॉन्स्टर्स ने इसे तबाह कर दिया था। ह्यूमंस ने मेन प्लैनेट छोड़ दिया था। मैंने सिस्टम से अपनी जानकारी निकाली। लिखा था सिविलियन, एज 28, डाइड अनमैरिड। मैंने अपनी बहन की जानकारी निकालनी चाहिए पर सिस्टम बोला इनसफिशिएंट परमिशन, जीन सैंपल रिक्वायर्ड। जैसे ही मेरा जीन वेरीफाई हुआ एक नई योजना शुरू हुई, किंडलिंग प्लान। फिर सिस्टम ने मेरा रिकॉर्ड बदल दिया। लेवल 2 क्लियरेंस, रिवर कॉलेज टॉप ग्रेजुएट, मिलिट्री रैंक लेफ्टिनेंट, एज ऑफ डेथ 37। क्या मेरी ताकत में अचानक हुई बढ़ोतरी ने इतिहास बदल दिया? सिस्टम ने मुझे 3 बेस्ट टेक्निक्स दिखाई, स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, नेचुरल ब्रीदिंग मेथड, क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये सब लेवल 11 पावर हाउसेस द्वारा बनाए गए थे, जबकि आज की दुनिया में कोई लेवल 9 से ऊपर नहीं है। अब समझ आया लेवल 11 कितना खतरनाक हो। मैंने वहीं पर अभ्यास शुरू कर दिया। अपने शरीर को परिष्कृत करने की तकनीकों, आंतरिक ऊर्जा को विकसित करने और मानसिक शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये तकनीकें मौजूदा अभ्यासों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर थी। अगले दिन जब मैं उठा तो चेहरा थका हुआ था, लेकिन शरीर में कुछ बदलाव महसूस हो रहा था। ये बदबू जरूर मेरे शरीर से निकलती अशुद्धियां होंगी। अब जब मेरे पास सब कुछ था तो मैंने दवा बनाने की सोची। मुझे बस एक फार्मेसी लैब की जरूरत थी जो आम आदमी के लिए बहुत कीमती और पहुंच से बाहर होती है। मैंने 9 सड़कों पर 15 फार्मेसियों से पूछा, लेकिन कोई भी मुझे अपनी जगह किराए पर देने को तैयार नहीं था। निराश होकर मैं एक पुरानी और जर्जर फार्मेसी में गया। डराने और मनाने के बाद क्लर्क ने मुझे 3 घंटे के लिए लैब इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, वरना बॉस आने पर उसकी खैर नहीं थी। चूंकि ये मेरी पहली दवा बनाने की कोशिश थी, मैंने सारी सामग्री सावधानी से निकाली और रेसिपी के अनुसार मिलाकर एक बैंगनी लाल रंग का तरल तैयार किया। मैंने बस एक छोटा सा घूंट लिया और अगले ही पल मेरे शरीर में तेज दर्द दौड़ गया, जैसे किसी ने शरीर को काट दिया हो और जला रहा हो। ये दर्द करीब 2 मिनट तक चला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दवा इतनी ज्यादा असरदार होगी। इसने मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड जो हाल ही में तेज सुधार की वजह से कम हो गई थी तुरंत भर दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस जबरदस्त असर की कोई साइड इफेक्ट नहीं थी। सच में ये 10,000 साल आगे की तकनीक का नतीजा लग रही थी। अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। फार्मेसी का मालिक समय से पहले लौट आया था। क्लर्क ने मुझे खिड़की से भागने के लिए कहा, वरना उसकी नौकरी चली जाती। और सच में जैसे ही महिला मालिक अंदर आई उसने उसे तुरंत निकाल दिया। सफाई की सख्त थी, इसीलिए उसने सभी उपकरणों को धोने की जिद की। फिर उसने वो दवा पीनी शुरू की जो वो अभी लाई थी। नहीं, ये काम नहीं कर रही, इसका असर बहुत हल्का है। दरअसल वो फार्मेसी की एक बार मशहूर फार्मास्यूटिकल्स की बेटी थी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ ये छोटी सी दुकान थी। वो रोज नई दवाओं पर रिसर्च करती, अपने परिवार की खोई हुई प्रतिष्ठा लौटाने के लिए, लेकिन सालों से कोई सफलता नहीं मिली थी। तभी उसकी नजर एक टेस्ट ट्यूब पर पड़ी जो मैंने गलती से कोने में छोड़ दी थी। ये उस शख्स का ही छोड़ा हुआ होगा, इसने तो मेरा उपकरण भी तोड़ दिया। लेकिन अगले ही पल उस दवा से एक खुशबू निकलने लगी। सिर्फ एक स्तर से ऊपर की दवाओं से ही ऐसी खुशबू आती है। जिज्ञासु होकर उसने इसे चखा और तुरंत हैरानी उसके चेहरे पर छा गई। अगले ही पल वो बाहर भागी और चिल्लाई, अभी अभी जो गया वो कौन था? जरूर कोई मास्टर था। उसने जो दवा बनाई वो इस वक्त बाजार में मौजूद हर चीज से 10 गुना बेहतर थी, और जो सामग्री उसने इस्तेमाल की वो भी सस्ती थी। ऐसे टैलेंट को तो भर्ती करना ही होगा। जब उसने क्लर्क से जाना कि ये मास्टर दरअसल एक हाई स्कूल स्टूडेंट है तो वो हैरान रह गई। क्या सच में कोई इतना प्रतिभाशाली हो सकता है? उधर मैं अभी भी अपने सपने में डूबा था जहां मैं ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। आज का विरोधी था एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट ज़ॉम्बी। आओ देखते हैं तुम्हें हरा कर दिखा सकता हूँ या नहीं। मैंने उसका वार सीधा रोका, लेकिन उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि लगा जैसे मेरे हाथ टूट जाएंगे। सीधे टक्कर नहीं ले सकता, चालाकी से हराना होगा। 2 घंटे की लगातार लड़ाई के बाद मैंने आखिरकार उसे मार दिया। तभी उसकी यादें मेरे दिमाग में भर गई। असल में वो एक लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट था जो युद्ध के मैदान में मरा था, एक सच्चा सैनिक। तभी तो उसके मुक्के इतने भारी थे। अगर उसके एक हाथ की कमी
और कम बुद्धि न होती तो शायद मैं उसे हरा भी नहीं पाता। अगले दिन मैं फिर मार्शल आर्ट्स हॉल गया अपनी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू टेस्ट करवाने। देखते हैं इस एक महीने में कितना सुधार हुआ। लेकिन सामने आया डेटा देख मैं दंग रह गया। 15.6। ये तो लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट के स्टैंडर्ड से भी ऊपर था और मेरी कॉम्बैट पावर थी 3137। जब मैं बाहर निकला रिसेप्शन पर बैठी महिला ने मुझे एक ममता में मुस्कान दी। एक महीने में 2 बार टेस्ट करवाना, आप तो हमारे स्पेशल कस्टमर हैं, क्योंकि बहुत लोग तो सालों में एक पॉइंट भी नहीं बढ़ा पाते, इसलिए बार बार टेस्ट कराना दुर्लभ था। मेरे जाने के कुछ देर बाद 2 लोग हॉल में दाखिल हुए, मार्शल आर्ट्स जिम के मालिक की बेटी और उसकी शिष्या। लेकिन जैसे ही लाल बालों वाली लड़की को पता चला कि मैं यहाँ अक्सर टेस्ट करवाने आता हूँ, उसने तंज कसा। उसके कपड़े देखकर ही पता चल रहा है कि ये किसी आम घर का बच्चा है। कितना भी टेस्ट कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा घमंडी जरूर थी, लेकिन उसकी बात में सच्चाई भी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी निजी ट्रेनिंग और सप्लीमेंट्स के सहारे बिताई थी। तभी उसकी सीनियर ने कहा, इतना घमंड मत कर, कुछ बच्चे जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं। फिर उसने आज के टेस्ट रिकॉर्ड चेक किए और अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रिसेप्शनिस्ट, उसे तुरंत कांटेक्ट करो। ल्यूअन, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसकी ताकत लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट जितनी है। पूरे व्हाइट रिवर सिटी में ऐसा पहले कभी नहीं। ल्यूअन स्कूल पहुंचता है जहां वो कई दिनों से नहीं गया था। आज वाइटल एनर्जी और ब्लड असेसमेंट का आखिरी दिन है, जो हर स्टूडेंट के कॉलेज के भविष्य का फैसला करेगा। एक साधारण स्टूडेंट के रूप में स्टाफ उसे तुच्छ समझता है, बस एक फॉर्म देकर रजिस्ट्रेशन फीस भरने को कहता है। सब कुछ ठीक करने के बाद असेसमेंट एरिया लोगों से खचाखच भरा होता है। ल्यूअन को अपनी बारी के लिए लंबी देर इंतजार करना पड़ेगा। चारों तरफ देखते हुए उसकी नजर कुछ पापराजी जैसे लोगों पर पड़ती है जो एक लड़की को घूर रहे हैं। ये लड़की ल्यूअन की छोटी बहन से भी छोटी लगती है, शायद 15 या 16 साल की। इतनी छोटी उम्र में अकेली यहाँ आना, ये लड़की जरूर ताकतवर होगी। लाइन में खड़े ज्यादातर लोग 25 साल से बड़े हैं। तभी एक तगड़ा आदमी लाइन में घुस आता है। बेशर्मी से लाइन काटने के बावजूद कोई उसका विरोध नहीं करता। इसका कारण ये है कि ये आदमी लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट का टेस्ट देने वाला है। एक ऐसा स्टेटस जो पूरे व्हाइट रिवर सिटी में 10 से ज्यादा लोगों के पास नहीं है। भीड़ हैरान होती है और इंस्ट्रक्टर्स भी घबराकर उसे आगे जाने देते हैं। जब वो आदमी धीरे धीरे क्रिस्टल के पास जाता है, एक कपल जिसकी लाइन काटी गई शिकायत करता है, बस लेवल 3 का टेस्ट है, पास तो नहीं हुआ। इसमें घमंड क्या। पर अगले पल एक डिंग आवाज के साथ उसकी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 107 दिखाता है। ये देखकर वो कपल इतना हैरान होता है कि उनके मुंह से अंगूर का जूस निकल जाता है। आखिर यहाँ के ज्यादातर लोगों ने कभी 100 से ऊपर वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू नहीं देखा था। एग्जामिनर हैरान होकर उस आदमी को कॉम्बैट पावर टेस्ट के लिए बुलाता है। लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए दोनों टेस्ट पास करना जरूरी है। अचानक एक जोर का धमाका होता है और पूरा हॉल हिल जाता है। ये कैसी ताकत थी। सब 2 कदम पीछे हट जाते हैं, पर एक शख्स अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वो है ल्यूअन, जिसका चेहरा जबरदस्त रूप से सुंदर है। एग्जामिनर हैरान होकर स्कोरबोर्ड देखता है जिसमें 10,831 का आंकड़ा दिख रहा है। वो चिल्लाता है, शियाओ फेंग, मुबारक हो, तुमने लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट का एग्जाम पास कर लिया। वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 100 से ज्यादा और कॉम्बैट पावर 10,000 से ऊपर। तुम्हारे पंच का विंड प्रेशर ही एक लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट को हिलाने के लिए काफी है। तुम तो चलता फिरता विनाश का हथियार हो। ल्यूअन धीरे से बोलता है, तो ये है लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट। इतना खास नहीं लगा। उसकी बात सुनते ही वो छोटी लड़की गुस्से में बोलती है, मैंने इतना एक्टिंग करता कोई नहीं देखा। सब अभी भी शौक में है। तो ल्यूअन आगे बढ़ता है और कहता है, मैं पहले टेस्ट दूंगा, वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। एग्जामिनर उसकी शांति की तारीफ करता है, शाबाश लड़के, आराम से क्रिस्टल पर हाथ रखो। अगले पल स्क्रीन पर नंबर्स देखकर सबके मुंह खुले रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो बस 17 या 18 साल का है ना। क्या इसने कोक से ट्रेनिंग शुरू की थी। शियाओ फेंग भी हैरान है क्योंकि उसमें इतनी प्रतिभा नहीं थी। ल्यूअन अपने दोनों हाथों में ताकत जमा करता है। इस बार वो अपने पूरे जोर का प्रहार देखना चाहता है। एक बैंगनी रोशनी चमकती है और सबकी आंखें स्टेज पर चिपक जाती है। जब तूफान शांत होता है, पैनल पर 15,000 का नंबर दिखाई देता है। सबका वर्ल्ड व्यू टूट जाता है। एग्जामिनर इतना डर जाता है कि बोल नहीं पाता। ल्यूअन का वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू लेवल 1 पर है और उसकी ताकत लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट से भी आगे है। वो कहता है, असेसमेंट अभी रुक जाता है, इस बात को ऊपर रिपोर्ट करना होगा। ल्यूअन सोच रहा होता है कि जाए या नहीं, तभी शियाओ फेंग उसके पीछे खड़ा होता है। ल्यूअन को लगता है वो गुस्सा होने वाला है, पर शियाओ फेंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, लड़के, मुझे तुम्हें संभावना दिखती है। मेरा नाम शियाओ फेंग है। उसी वक्त 2 प्रोबिंग फोर्सेस चुपके से टकराती है, पर अगले ही पल कई छोटे फैंस ल्यूअन के साथ फोटो खिंचवाने आते हैं। ल्यूअन सोचता है, अरे मुझे यहाँ से निकलना होगा। मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन के द्वार पर एक क्लासमेट बोलता है, चिंता मत करो, इतने जीनियस के लिए मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन तो आसान है। वो उस बैंगनी कपड़े वाली लड़की के बारे में बात कर रहे थे। तभी लियू किंगान देखती है कि लियू शिन दरवाजे से बाहर आ रही है। वो हैरान होकर कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है। ल्यूअन अपनी बहन को देखता है और धीरे से उसके पास जाता है। किंगान, तू यहाँ क्या कर रही है, वो पूछता है। किंगान जवाब देती है,
ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। तू हमेशा आलसी रहता है, स्कूल छोड़कर घर में सोता रहता है। मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन में क्या कर रहा है? लियोन ये नहीं बताता कि उसका सोना असल में ट्रेनिंग है। वो झूठ बोलता है, कुछ काम था, अभी वापस जाता हूँ। तभी एक छोटी बाल वाली लड़की पास आती है। हेलो लियो भैया, मैं किंगान की क्लासमेट हूँ, फेंग फैन। आज हम यहाँ सिस्टर यांग युआन के असेसमेंट के लिए आए हैं। ये लियो भैया इतने सुंदर है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं जैसे किंगान बताती है। लियोन अपनी बहन के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं अभी वापस जाता हूँ। जब वो बहन भाई के रिश्ते पर मजाक कर रहे होते हैं, एक लड़की बाहर आती है। कैसा रहा दीदी? किंगान पूछती है। लड़की कहती है, कोई हादसा हो गया इसलिए असेसमेंट रुक गया। कैसा हादसा मार्शल आर्टिस्ट असेसमेंट को रोक सकता है? किंगान हैरान होती है। लड़की जवाब देती है, क्योंकि एक मॉन्स्टर आया। वो लड़का मेरी उम्र का और उसकी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 15.7 है और कॉम्बैट पावर 15,000। उसका नाम लियो शिन बीच में बोलती है, ये तो मेरा निकम्मा भाई है। इधर लियोन घर वापस आ चुका है, सोने की तैयारी में। सबसे पहले वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करता है। सच में उसका भविष्य बदल गया है। 18 साल का लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट व्हाइट रिवर सिटी में धूम मचा रहा है। मार्शल एसोसिएशन की सिफारिश से वो ईस्ट कॉम प्रोविंस टैलेंट ट्रेनिंग कैंप के टॉप 20 में शामिल होता है। उसके बाद 5 साल तक ऑफिसर के रूप में सेवा करता है और फिर शिंग मार्शल आर्ट्स की स्थापना करता है। एक हफ्ते पहले वो एक 37 साल का लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट था जो मर गया था। उसका भविष्य सच में बदल गया है, पर लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट की ताकत काफी नहीं। भविष्य बदलने के लिए उसे और मजबूत होना होगा। सिर्फ मार्शल आर्ट्स की चोटी तक पहुंचकर ही वो मौका पा सकता है। दूसरी तरफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अफसोस कर रहा है। टैलेंट ट्रेनिंग कैंप आ रहा है और व्हाइट रिवर सिटी, जहां न कोई मार्शल आर्ट्स हेरिटेज फैमिलीज है न रिसोर्सेज के टैलेंट्स अक्सर दूसरे शहरों में छीन लिए जाते हैं। मैं हमेशा एक टैलेंट ढूंढना चाहता था, कुछ हासिल करना चाहता था। तभी एक असिस्टेंट दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ आता है। एग्जामिनर ने बड़ी खबर दी है, हमारे असेसमेंट साइट पर एक कैंडिडेट 18 साल से छोटा लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट जिसका कॉम्बैट पावर 15,000 है। प्रेसिडेंट चिल्लाता है, अरे व्हाइट रिवर सिटी में इतने छोटे लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट को सालों बाद देखा है। पर अगले पल वो और हैरान होता है, इस लड़के ने परफेक्ट फॉर्म मार्शल आर्ट्स दिखाई। असिस्टेंट को समझ नहीं आता इसका मतलब क्या। युवन एक ऐसा लड़का है जिसकी उम्र के दुनिया में 10 से भी कम बच्चे अपनी मार्शल आर्ट्स को इतना परफेक्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट सैया सोचता है, परफेक्ट फॉर्म मार्शल आर्ट्स को एक बूस्ट देता है पर 15.7 का वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 15,000 कॉम्बैट पावर नहीं दे सकता। वो एक साधारण परिवार से है। एक ही जवाब है, वो एक मॉन्स्ट्रस जीनियस है, हमें उसे अपने साथ जोड़ना होगा। ये सोचकर प्रेसिडेंट दिल से हंसता है और कहता है, हमारा टैलेंट ट्रेनिंग कैंप अब जीतेगा। प्रेसिडेंट के साथ पिंक हेयर बोलती है, अरे बुढ़े फ्लर्ट, पहले मुझे नीचे उतारो, जल्दी गाड़ी तैयार करो, मैं खुद लियोन के घर जाना चाहता हूँ। इधर मार्शल आर्ट जिम में एक डिसिपल चिल्लाता है, दीदी मिला। उसका नाम लियोन है, व्हाइट रिवर एकेडमी का स्टूडेंट। उसका बाप मूवर है, माँ कैशियर और एक छोटी बहन हाई स्कूल में है। जाओ पेरेंट्स और एक लड़की के लिए कीमती तोहफे खरीदो। लियोन को इस बात का कोई आइडिया नहीं होता कि बाहर क्या हंगामा चल रहा है। तभी उसका दोस्त चिंगा चिल्लाता है, भाई कोई तुझे ढूंढ रहा है। चिंगा ने बहुत वक्त बाद उसे भाई बोला था। लियोन नीचे जाता है और देखता है 2 बड़े लोग, मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और रेड रिवर मार्शल आर्ट्स जिम की बेटी पिंक हेयर उसके घर आए हैं। पास से देखते ही लियोन महसूस करता है कि प्रेसिडेंट बहुत ताकतवर है, शायद लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट। थोड़ी सी बातचीत के बाद प्रेसिडेंट सीधा मुद्दे पर आता है। वो अपनी पैंट से एक सर्टिफिकेट और चेक निकालता है। लियोन, व्हाइट रिवर सिटी की तरफ से ये लेवल 2 सर्टिफिकेट और 10 लाख का इनाम। तुम्हारी ताकत लेवल 3 तक है तो भविष्य में अलाउंस भी उसी हिसाब से मिलेगा, वो कहता है। लियोन का बाप हैरान होकर बोलता है, अरे ये क्या बोल रहे हो, हमारा बेटा लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट, हम सपना तो नहीं देख रहे। लियोन शांति से मुस्कुराता है और कहता है, शुक्रिया प्रेसिडेंट जी, पर मुझे लगता है आप यहाँ किसी और वजह से आए हैं। एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट के लिए इतनी दूर नहीं आते। प्रेसिडेंट हंसी से जवाब देता है, सही पकड़ा लियोन, हम चाहते हैं तुम ईस्ट कॉम प्रोविंस के टैलेंट ट्रेनिंग कैंप में व्हाइट रिवर सिटी का नाम रोशन करो। पिंक हेयर चिंता से बोलती है, प्रेसिडेंट ये ठीक नहीं, वो कैंप जीनियस लोगों का अड्डा है पर वहाँ टैलेंट्स टूट भी जाते हैं। हमारे जिम का एक सीनियर भैया वापस आने के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। लियोन का पोटेंशियल बेमिसाल है, उसे ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं। लियोन हंसकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म उठाता है और कहता है, सोचना क्या, मैं तो जा रहा हूँ। पिंक हेयर फिर कहती है, लियोन, रेड रिवर मार्शल आर्ट्स जिम तुम्हें ऑनररी डिसिपल बनाना चाहता है, फ्री ट्रेनिंग, मास्टर की गाइडेंस और हर महीने हेड इंस्ट्रक्टर जैसी सुविधा। तुम्हारी आजादी पे कोई रोक नहीं। लियोन सिर हिलाकर कहता है, डिसिपल नहीं, ये नहीं चलेगा, पर ऑनरेरी मेंबर बन सकता हूँ, आखिर घर के पास है और मैं वही प्रैक्टिस करता हूँ। पिंक हेयर मुस्कुराती है, ठीक है, ऑनरेरी मेंबर के लिए 1 लाख महीने का सैलरी मिलेगा। सबके जाने के बाद लियोन की माँ बोलती है, बेटा ये लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट कब बन गया? कुछ दिन पहले तो तेरी वाइटल एनर्जी 0.8 थी। लियोन आंख मारते हुए कहता है, माँ अब तुम्हें रात की शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी। पापा मजदूरी छोड़ो, अब हमारे पास पैसा है। इधर हॉल ऑफ बेनेवोलेंस में मैडम गुस्से से अपनी उंगली काट रही है। कहाँ है वो लड़का? इतने दिन हो गए, मुझे उसका
नाम भी नहीं पता, वो चिल्ला कर बोलती है। उसकी दवा के डेटा को जितना देखती हूँ उतना ही डर लगता है। इसमें कई इफेक्ट्स हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैंने सभी फार्मासिस्ट के डेटा चेक किए, पर ये जीनियस कहाँ से आया? तभी क्लर्क एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, बॉस मिला, ये है वो व्हाइट रिवर सिटी का जीनियस। मैडम हैरान रह जाती है, वो इतना छोटा है, अब उसे कैसे लाऊं? ल्यून पहाड़ों में घूमता है, नेचुरल ब्रीदिंग मेथड का अभ्यास करता हुआ। वो अपने आप से बोलता है, ये है असली नेचुरल ब्रीदिंग। हर सांस के साथ प्रकृति की शक्ति मेरे अंदर समाती है। उसकी आंखें चमक उठती है जब उसकी वाइटल एनर्जी बढ़ती है। ब्रेक थ्रू, मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू बढ़ गया। अब मारो नरिशिंग एलेक्जर के लिए सामान जमा करना होगा। वो खुश होकर सोचता है। अपने नए क्लाउड चेजिंग स्टेप का इस्तेमाल करते हुए वो 2 सेकंड में पहाड़ के नीचे पहुंच जाता है। वहाँ एक लोकल ठग उससे ठगने की कोशिश करता है। स्टूडेंट है ना, दाम डबल, पैसा दे वरना कुत्तों को खिला देंगे। ठग धमकाता है। ल्यून शांति से जवाब देता है, बैंडिट हो तुम लोग, ठीक है देखते हैं। वो अपना हाथ एक पत्थर पर मारता है और पत्थर चूर हो जाता है। ठग, जो लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट है, घबरा जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, भाई माफ कर दो, पापा जी हमें छोड़ दो। अगली सुबह ल्यून एसोसिएशन की गाड़ी से ईस्ट कॉम प्रोविंस के टैलेंट ट्रेनिंग कैंप पहुंचता है। दरवाजा देखकर वो सोचता है, ये कैंप कम मिलिट्री बेस ज्यादा लगता है। उसके पास बैज नहीं होता क्योंकि उसकी माँ ने उससे फ्रेम कर दिया था। गार्ड ताना कसता है, व्हाइट रिवर सिटी का बैज भी नहीं, बैक डोर से आया क्या? इंस्ट्रक्टर ल्यून का नाम लिस्ट में देखता है जिसमें व्हाइट रिवर के प्रेसिडेंट की स्पेशल रिकमेंडेशन है। इससे सबको लगता है कि ल्यून बैक डोर से आया है। ल्यून को क्लियर सोर्स सिटी के लोगों के साथ अंदर भेजा जाता है। जैसे ही वो गेट से अंदर जाता है, जमीन के नीचे कुछ अजीब महसूस होता है। एक आवाज बोलती है, तुम्हारा काम है कॉरिडोर के दूसरे तरफ का एग्जिट तक पहुंचना। कामयाब हुए अंदर आओ, फेल हुए घर जाओ। नए रिक्रूट्स गुस्सा दिखाते हैं पर जमीन फट जाती है और सब ट्रैप से भरी सुरंग में गिर जाते हैं। ल्यून अपनी साइकिक पावर से स्कैन करता है और देखता है कि ये कोई साधारण सुरंग नहीं बल्कि तत्वों से भरी है। यंग मास्टर लेनू, क्लियर सोर्स सिटी का जीनियस, बोलता है, हम सब क्लियर सोर्स सिटी के साथ रहेंगे, तुम व्हाइट रिवर वाला आगे चलो। ल्यून मुस्कुराता है और कहता है, भेड़ एक साथ चलते हैं, शेर अकेला। मैकेनिकल पपेट्स हमला करते हैं। सब घबरा जाते हैं क्योंकि ये पपेट्स लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा ताकतवर है। क्लियर सोर्स के लोग ल्यून का मजाक उड़ाते हैं, ये व्हाइट रिवर वाला डर से जम गया, बैक डोर से आया होगा, एक पंच में एडिट बन जाएगा। पर जब एक पपेट ल्यून पर मुक्का मारता है, ल्यून उसका हाथ पकड़ता है और एक झटके में पपेट को तोड़ देता है। सब हैरान रह जाते हैं, ये क्या, लेवल 2 पपेट को एक ही वार में तोड़ दिया। यंग मास्टर लेनू आगे बढ़ता है और कहता है, देखो मैं कैसे करता हूँ। पर अगले ही पल एक बड़ा हाथ उसके चेहरे पर पड़ता है और वो दीवार से टकरा जाता है। सब चिल्लाते हैं, संभालो, ये लेवल 1 नहीं लेवल 2 पपेट्स है। ल्यून बोर होकर कहता है, ये पपेट्स थोड़ी सी ताकत से टूट जाते हैं, कितना बोरिंग है। दूसरी तरफ एक इंस्ट्रक्टर स्क्रीन देखकर हैरान होता है, ये क्या, ज्यादातर पपेट्स काम क्यों नहीं कर रहे, क्या करा भी है? ल्यून कॉरिडोर के आखिर तक पहुंचता है, दरवाजा खुलता है और वो एग्जामिनर को देखकर बोलता है, तुम हो इस लेवल का रक्षक, आओ लड़ते हैं। एग्जामिनर घबरा कर कहता है, अरे मैं तो एग्जामिनर हूँ, ये कैसा लड़का है? 2 चीफ इंस्ट्रक्टर्स अलग अलग एग्जामिनेशन एरियाज को देख रहे हैं। एक कहता है, इस साल के कैंडिडेट से मैं खुश नहीं, सिर्फ 8 लोगों ने अपने टैलेंट जगाए हैं, 5 में स्ट्रेंथ बेस्ड टैलेंट, 2 स्पीड और डिफेंस टाइप और 1 साइकिक टाइप। दूसरा पूछता है, इस बैच में सबसे अच्छा कौन है? पहला जवाब देता है, 18 साल की चार्ली, उसका साइकिक टैलेंट 2 साल पहले जगह था, मैं उसे ट्रेन करना चाहता हूँ। तभी एक इंस्ट्रक्टर भागता हुआ आता है, सर इमरजेंसी, एक स्टूडेंट ने एग्जामिनर को मार दिया। ल्यून एग्जामिनेशन हॉल का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, बेहोश एग्जामिनर को घसीटकर। मिलिट्री ऑफिसर्स हैरान होकर पूछते हैं, तुम क्लियर सोर्स सिटी से नहीं हो, कौन हो तुम? ल्यून जवाब देता है, मैं ल्यून हूँ, एवरग्रीन माउंटेन विलेज, व्हाइट रिवर सिटी से। चीफ इंस्ट्रक्टर साइकिक प्रोब करता है पर ल्यून अपनी सोल को पीछे खींच लेता है। इंस्ट्रक्टर उससे कैफेटेरिया में वेट करने के लिए कहता है। कैफेटेरिया में ल्यून बीस्ट मीट के 10 प्लेट मांगता है। यांग युआन, व्हाइट रिवर सिटी की एक लड़की, उसके पास आती है और कहती है, ल्यून मुझे जगह मिलेगी क्या? ल्यून अपना खाना बचाकर कहता है, खाना शेयर नहीं करूंगा। यांग युआन हंसती है, अरे व्हाइट रिवर से कोई यहाँ आता ही नहीं, पर तू 88 पपेट्स तोड़ दिए, एग्जामिनर को बेहोश कर दिया, तू तो सुपर जीनियस है। ल्यून अपना ड्रिंक उगल देता है। यांग युआन कहती है, यहाँ सब सुपर जीनियस है, व्हाइट रिवर से हर साल लोग आते हैं पर कोई पास नहीं करता, इस बार सिर्फ 3 लोगों के पास पॉइंट्स है और एक चौथा बंदा है जो इंस्ट्रक्टर को मारने के लिए मशहूर है। ल्यून हंसकर सोचता है, ये तो मेरी ही बात कर रही है। तभी एक ग्रुप आता है और कहता है, ल्यून तुमने 88 पपेट्स तोड़ दिए और एक एग्जामिनर को अस्पताल भेजा, चलो गाइडेंस रूम। गाइडेंस रूम में चीफ इंस्ट्रक्टर कहता है, तुमने जो किया वो असेसमेंट का हिस्सा था, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, तुम सीड प्लेयर हो। ल्यून अब जाओ, अगले चैलेंज के लिए तैयार रहो। ल्यून मुस्कुराता है, कैंप में अपनी शोहरत से बेखबर अगले एडवेंचर के लिए तैयार। तो दोस्तों यही था आज का रोमांचक हिस्सा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे क्या होगा? क्या हीरो और भी ताकतवर बनेगा या सामने आएगा कोई
कोई ऐसा दुश्मन जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला हिस्सा और भी धमाकेदार होने वाला है। मानवा अनचार्टेड हिंदी पर मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ हर कहानी में छुपा है एक नया रहस्य जिसे हम करेंगे अनचार्ट।